जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट। जो भी सेमेस्टर फर्स्ट में हिस्ट्री को लिए हुए हैं, अगर आपका ऑनर्स है या सेकेंडरी सब्जेक्ट भी है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों का बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। जो कि इसमें मैं आज कराने वाला हूँ यूनिट 2। यूनिट 1 हम जो है पहले ही ऑलरेडी करा दिए हैं, जो कि इसका हम नीचे क्लास का लिंक हम नीचे डाल देंगे, ताकि आप लोग आसानी से उस क्लास को भी कर सकते हैं, जिसमें हम यूनिट 1 का जो भी यूनिवर्सिटी के तरफ से निर्देश आता है वही हम कराए हैं। जो कि इसमें हम सेकेंड यूनिट कराने वाले हैं। तो इसमें पहला जो दिया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं कला एवं संस्कृति। भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है वो क्या है, और कला और संस्कृति पढ़ने वाले। इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है कि लिपि और भाषा का विकास, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि। इसके बाद दूसरा में हम पढ़ेंगे भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तीसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली, और चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों की प्रणाली। अगर आप लोग पूरी शिद्दत के साथ क्लास को अंत तक कीजिएगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग जो भी सेमेस्टर फर्स्ट में 5 जो यूनिट दिया गया है आपके यूनिवर्सिटी के तरफ से, अगर मैं आपको 5 यूनिट तक करा दूंगा, तो आपको इस यूनिट के अलावा आप कहीं भी भटकना न पड़ेगा, ताकि आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहें। के बाद हम सेकेंड इसका जो क्लास लाएंगे, तो उसमें यूनिट 2 का जो भी वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे, हम उसको सेकंड क्लास में करा देंगे, ताकि आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहे। उसी तरह का जैसे यूनिट फर्स्ट का हम क्लास करा दिए हैं, तो मैं उसका सेकंड जब क्लास लाऊंगा, तो उसमें जो भी वस्तुनिष्ठ होंगे उनसे बनने वाला, और जो भी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय होंगे, तो मैं उसको भी करा दूंगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहे। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका यूनिट 1 आप लोग देखना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट में दिया गया है कि लिपि और भाषा का विकास, तो लिपि का विकास कैसे हुआ और भाषा का विकास कैसे हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भाषा और अभिव्यक्ति रही है। तो भारतीय ज्ञान की परंपरा की जो सबसे शक्ति है, वह भाषा और अभिव्यक्ति रही है। भारत में लिपियों का विकास केवल लिखने का माध्यम नहीं था। तो भारत में जो लिपियों का विकास है, केवल लिखने का माध्यम नहीं था, बल्कि यह विचार को शुद्ध रूप में अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक वैज्ञानिक तरीका था। ये जो लिपि को अगले पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका था, वही था इनका माध्यम शुद्ध रूप में अगले पीढ़ी तक पहुंचाना। और उसके बाद ब्राह्मी लिपि को भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों की जननी माना जाता है। ब्राह्मी लिपि को आधुनिक लिपियों की जनक माना जाता है, जिसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में बहुतायत से मिलता है। इस अशोक के शिलालेखों में इसका बहुत ही उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही खरोष्टी लिपि का भी प्रचलन रहा, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई। जो खरोष्टी लिपि है, वो भारत के उत्तर पश्चिम में ये विकसित हुई। इसके बाद चलिए देखते हैं। भाषाओं के मामले में संस्कृत को देववाणी कहा गया है। संस्कृत भाषाओं के जो मामले में जो संस्कृत को देववाणी कहा गया है, क्योंकि इसका व्याकरण इतना सटीक था कि यह हजारों वर्षों तक अपरिवर्तित रही। समय के साथ समाज की आम बोलचाल से पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का जन्म हुआ। समाज की जो आम बोलचाल थी, उसी से पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें
भगवान बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेश दिए। इन भाषा से आगे चलकर अपभ्रंश और फिर हमारी आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। यह भाषाई यात्रा दर्शाती है कि भारत में ज्ञान कभी भी किसी का एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उस समय समय पर अपनी भाषा बदलकर जन जन तक पहुंचा रहा। ये जो है भाषा बदल बदल कर जो भी जानकारी थी वह सभी के साथ, आम जनता के साथ साझा होती रही। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। तो भारतीय कला कभी भी केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, यह हमेशा आध्यात्मिक और दर्शन से जुड़ी हुई। प्राचीन भारत में कला को योग की तरह माना जाता है। प्राचीन भारत में जो कला को है वो योग की तरह माना जाता था। चाहे वह अजंता एलोरा की गुफाओं में की गई चित्रकारी हो या दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों की नक्काशी, हर जगह कलाकार ने खुद को अझोल रखकर केवल ईश्वरी सौंदर्य को प्रकट किया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अनुकूलन क्षमता और निरंतरता है। हमने बाहर से आने वाले अच्छे विचारों को अपनाया, लेकिन अपनी मूल पहचान कभी नहीं खोई। अतिथि देवो भव और सर्वे भवन्तु सुखी जैसे विचार हमारी संस्कृति की आत्मा है। यहाँ कला और जीवन अलग अलग नहीं है। यहाँ जो कला है वो अलग अलग नहीं है। यहाँ का संस्कृत नृत्य जैसे भरतनाट्यम या कथक और त्योहार प्रकृति के चक्र और मानवीय भावनाओं के साथ गहरे तालमेल रहते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं सी पॉइंट में जो यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया गया है, भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था में की गई जाती थी। दुनिया की सबसे अनूठी प्रणालियों में से एक थी। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं, बल्कि विद्या या विमत्व शिक्षा वही है जो बंधनों से मुक्त करे था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों वैश्विक ज्ञान के केंद्र थे। जो तक्षशिला थे और नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय वैश्विक ज्ञान के केंद्र थे, जहां दुनिया भर से छात्र दर्शन, खगोल विज्ञान, राजनीति और चिकित्सा पढ़ने आते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा केवल किताबी नहीं थी, यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, जहां छात्र प्रकृति के सानिध्य में रहकर अनुशासन, चरित्र निर्माण और व्यवहारिक कौशल सीखते थे। इसमें श्रवण, मनन करना और निधिध्यासन की पद्धति अपनाई जाती थी, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती थी। यह होता है सी ऑप्शन में जो दिया गया था। इसके बाद चलिए डी में देखते हैं, नैतिकता और सामाजिक मूल्य प्रणाली। तो भारतीय समाज की नींव ईंट पत्थरों पर नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता पर टिकी है। तो भारतीय समाज की जो नींव है ईंट पत्थरों पर नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता पर टिकी है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। इसमें जो धर्म का अर्थ जो है वो केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना था, यह होता है धर्म का अनुशासन। हमारी प्रणाली, मूल्य प्रणाली में पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष महत्व है, जो मनुष्य को भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। जो कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के लिए बीच संतुलन बनाना, यह होता है नैतिकता और सामाजिक मूल्य प्रणाली का काम। इसके बाद चलिए इसी में देखते हैं जो पॉइंट में दिया गया है कि परिवार को समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया। जो परिवार को है जो समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया, जहां बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह की प्राथमिक संस्कार थे। छोटों के प्रति स्नेह
और बड़ों के प्रति प्रेम को दर्शाना ही प्राथमिक संस्कार कहलाता है। कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया और समाज में एक ऐसा व्यवस्था दी जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण में योगदान देता था। ये नैतिक मूल्य ही थे जिन्होंने भारतीय समाज को हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी जीवंत बनाए रखा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक को ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जैसे आप लोग MJC, MIC, MDC इन सभी में आपका कोई भी अलग सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, जो कि MIC में कौन सा सब्जेक्ट है, MDC में कौन सा सब्जेक्ट है, MDC में कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि मैं आप लोगों को आसानी से क्लास करा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।